शरीर पर दिखने वाले ये लाल तिल क्या लिवर की बीमारी या कैंसर का इशारा है? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 होने पर एंटीबायोटिक नहीं लेने की सलाह दी है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों। बारिश के मौसम में आपका साफ किचन भी बैक्टीरिया का प्लेग्राउंड बन जाता है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए अपने किचन और बर्तनों को इनसे कैसे बचाएं। आपने कभी चेरीज खाई हैं? खाई भले ना हो, देखी जरूर होंगी। ये लाल रंग की होती हैं। अब कुछ लोगों के शरीर पर बिल्कुल इसी रंग के यानी चेरी कलर के छोटे छोटे उभरे हुए लाल तिल निकल आते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो 30 की उम्र पार कर चुके 50% लोगों और 75 की उम्र पार कर चुके 75% लोगों में ये लाल उभरे हुए तिल निकलते हैं, यानी एक बहुत बड़ी आबादी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये लिवर की बीमारी या कैंसर का लक्षण है, इसलिए जब भी शरीर पर ये दिखते हैं तो इंसान घबरा जाता है। हो सकता है आपके आसपास भी किसी के शरीर पर ये हो, तो क्या इसका मतलब है उनका लिवर खराब हो रहा है या फिर ये कैंसर की शुरुआत है? ये जानेंगे सेहत के इस एपिसोड में। अव्वल तो डॉक्टर से समझेंगे कि शरीर पर दिखने वाले ये लाल तिल कहलाते क्या हैं, ये शरीर पर क्यों बनते हैं। फिर पता करेंगे कि क्या ये लाल तिल कैंसर या लिवर की बीमारी का इशारा है, क्या इनसे किसी भी तरह का खतरा है और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत कब पड़ती है। सुनिए। आपने अपने स्किन पे, ख़ास तौर से जो लोग 30+ हैं, अपने स्किन पे रेड स्पॉट्स को नोटिस किया होगा, जिन्हें कि आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें कि चेरी एंजियोमास भी कहते हैं या फिर इनका दूसरा नाम सेनाइल एंजियोमा होता है और इसे कैम्पबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो हमारे स्किन के पास की कैपिलरीज होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और एक रेड स्पॉट की तरह दिखने लगती हैं। ये चेरी एंजियोमास जैसे जैसे एज बढ़ती है इनके नंबर बढ़ने लगते हैं और इनका जेनेटिक लिंक भी थोड़ा सा होता है। अगर आपकी फैमिली में आपके यानी माता पिता को, बहन भाइयों को अगर ये हैं चेरी रेड स्पॉट जिन्हें एंजियोमा बोलते हैं, तो आपको भी ये होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स डिस्टर्बेंस के कारण ये भी इनके क्वांटिटी या नंबर्स बढ़ जाते हैं। एग्जैक्ट कारण चेरी एंजियोमा हमारी बॉडी में क्यों बनते हैं, साइंटिस्ट अभी तक इसका रीज़न नहीं पता कर पाए, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका नंबर बढ़ता है और इनका रिलेशन कुछ हार्मोन्स के कारण भी होता है, मगर इसका कोई रिलेशन कैंसर के साथ और लिवर की प्रॉब्लम के साथ नहीं होता है। आम लोगों में चेरी एंजियोमा से रिलेटेड बहुत सारी मिथ हैं। एक मिथ ये है कि ये लाल लाल धब्बे जब शरीर पे आते हैं तो हो सकता है कि उनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्हें उनके शरीर में कैंसर डेवलप हो गया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि चेरी एंजियोमा जो ये ब्राइट रेड स्पॉट्स होते हैं ये बिल्कुल ही एक बिनाइन डिजीज़ है। बिनाइन कहने का मतलब इसका कैंसर से लेना देना नहीं है और इनके आने का कोई डायरेक्ट रिलेशन लिवर प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप किस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें? अगर आपके शरीर में अचानक ये रेड स्पॉट्स बहुत तेज़ी से फैलने लगे हैं या फिर इन रेड स्पॉट्स को में पेन होने लगा है या इनसे लगातार ब्लीडिंग होने लगी है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। शरीर पर ये लाल तिल किसी बीमारी का इशारा नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कोविड-19 का वो बुरा दौर शायद ही हम में से कभी भी कोई भूल पाएगा। आज भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोविड-19 उतना खतरनाक नहीं रहा जितना हुआ करता था, लेकिन फिर भी हर कुछ महीनों में इसके केसेस अचानक से बढ़ने लगते हैं। आज भी कोविड-19 की कोई दवा नहीं है, वैक्सीन है, लेकिन इन्फेक्शन होने पर इलाज अभी भी लक्षणों के हिसाब से ही होता है। आपको याद होगा कोविड-19 पर लोग एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा खूब खा रहे थे। ये एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की दवा, जबकि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है, यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी।
ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ गया। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी बना लेता है। इसलिए दवाएं बैक्टीरिया का खात्मा नहीं कर पाती, बीमारी ठीक नहीं होती। इसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। द लैंसेट जर्नल में छपे एक रिसर्च के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोगों की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी शामिल है, इसकी वजह से मौत होती है। अब वापस आते हैं कोविड-19 पर। ताज़ा खबर यह है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोविड-19 गाइडलाइंस अपडेट की हैं। इसमें 2 नई बातें जोड़ी गई हैं। पहली, अगर मरीज में कोविड-19 का इन्फेक्शन गंभीर नहीं है और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक बहुत कम है तो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब ये ना पता हो कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब इन्फेक्शन गंभीर हो और टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, अगर मरीज में कोविड-19 का इन्फेक्शन गंभीर है और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक कम है, तब भी एम्पिरिकल एंटीबायोटिक ना देने का सुझाव दिया जाता है। यानी अगर कोविड-19 के मरीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक कम है तो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक नहीं देनी है, चाहे मरीज गंभीर हो या फिर माइल्ड। हमने मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर पंकज छाबड़ा से पूछा कि क्यों WHO ने कोविड-19 के मरीजों में एंटीबायोटिक्स देने से मना किया है। डॉक्टर पंकज कहते हैं कि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है। कोई भी वायरल बीमारी या इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है। इन्हें ठीक करने के लिए एंटीवायरल दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एंटीबायोटिक दवाएं खासतौर पर बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर असर नहीं करती, इसलिए वायरल इन्फेक्शन में इन्हें देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोविड-19 की शुरुआत में कई मरीजों को बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक दी गई। इससे फ़ायदा तो नहीं हुआ, उल्टा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा और बढ़ गया। अगर बैक्टीरिया इन दवाओं यानी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मजबूत हो जाएं, तो सामान्य इलाज भी मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से WHO ने कहा है कि जब तक मरीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पक्के तौर पर पता ना चल जाए, तब तक एंटीबायोटिक ना दें, ताकि भविष्य में ये दवाएं असरदार बनी रहें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। खाने के बर्तन धो दिए, स्लैब भी चमका दिया, चूल्हा भी पोंछ दिया, आपका किचन अब एकदम साफ है, ऐसा आपको लगता है। इस बारिश के मौसम में दिखने भर की सफाई काफ़ी नहीं है। अब जिस स्पंज यानी जूने से आप अपने बर्तन धोते हैं, थोड़ा उसे देखिए, क्या वो अभी भी गीला है? जिस कपड़े से आपने किचन का स्लैब साफ किया था, वो खुद कितना साफ है? जो बर्तन आपको साफ दिख रहे हैं, असल में उनमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, सच बता रहे हैं। गंदगी सिर्फ वो नहीं जो आंखों से दिखती है। किचन में आमतौर पर ऐसे बैक्टीरिया, कीटाणु पनपते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, पर आपकी तबीयत ज़रूर ख़राब कर देते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि घर का खाना खाने से पेट कैसे ख़राब हो गया। PSRI हॉस्पिटल के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर भूषण भोले बताते हैं कि बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है। ये नमी ई. कोलाई और सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया के पनपने के लिए पूरा माहौल बना देती है। जिस जूने से हम रगड़ रगड़ कर बर्तन धोते हैं, वो अक्सर गीला ही रहता है, उसे कभी ठीक से सूखने का मौका ही नहीं मिलता। मौसम में नमी की वजह से ऐसे गीले स्पंज में बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। ऐसे जूने से बर्तन धोने पर ये बैक्टीरिया आपकी प्लेट्स, चम्मच, कटोरियों तक पहुंच जाते हैं। वैसे पानी में बर्तन धोने पर कुछ हद तक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसलिए हमेशा इस्तेमाल करने से पहले बर्तन को पानी से धो लें, भले ही आपने कुछ घंटे पहले जूने से उन्हें धोया हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन बर्तनों में परोसा खाना दूषित हो जाता है। ये खाना जाता है आपके पेट में और बैक्टीरिया स्पंज से सीधे आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। इसी तरह किचन साफ करने वाला कपड़ा अक्सर लंबे वक्त तक गीला ही रहता है, उसमें नमी बनी रहती है। नतीजा, ये बैक्टीरिया पनपने का ग्राउंड बन जाता है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े को साबुन से हर कुछ समय में धोते भी नहीं हैं, इसलिए कपड़ा गंदा ही रहता है और इससे आप अपना चूल्हा, अपना स्लैब साफ करते रहते हैं। ऐसे कपड़े से स्लैब या चूल्हा पोंछना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए स्पंज और किचन साफ करने वाले कपड़े को गर्म पानी और डिसइंफेक्टेंट से धोएं। इन्हें धूप में रखकर अच्छे से सुखाएं, इसके बाद ही इस्तेमाल करें। किचन की स्लैब और सिंक को रोज सैनिटाइज करें। बरसात के मौसम में बर्तनों को ज़्यादा देर गीला ना छोड़ें। उन्हें धोने के बाद किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। एक बात और,
चॉपिंग बोर्ड जिस पर हम सब्जियां काटते हैं उसकी दरारों में खाने के कण फंस जाते हैं, इसलिए वहां भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे खाने में पहुंचकर पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, जैसे पेट दर्द, उल्टी, डायरिया और टाइफॉइड। इसलिए सब्जियां काटने के बाद चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से धोकर सुखाएं। साथ ही अपना फ्रिज हर 2 हफ्ते में अंदर और बाहर से साफ करें। उसे डिफ्रॉस्ट करना भी ज़रूरी है, यानी फ्रिज में जो बर्फ़ जमा हो गई है उसे पिघलाना, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया सिर्फ किचन और बर्तनों तक ही सीमित नहीं रहते, वो आपके फ्रिज के अंदर भी बढ़ सकते हैं। अगर फ्रिज में बचा हुआ खाना लंबे समय तक रखा रहता है, खाने के डब्बों को ठीक से बंद नहीं किया जाता, फ्रिज के टेम्परेचर की सेटिंग ठीक नहीं है, तो फ्रिज में भी कीटाणु बढ़ सकते हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में पेट की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें, खाने के डब्बों को कस कर बंद करें, खाने को बहुत दिनों तक फ्रिज में ना रखें और कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।